इस कहानी में भावनाएं और एक गहरा संदेश छिपा है, जिसे समझने के लिए आपको इसे आखिर तक सुनना होगा, जो आपको हैरान कर देगा। इसलिए एक भी पल मिस न करें और इस स्टोरी को पूरा सुनें। उन दिनों मैं बीए फाइनल ईयर में थी। मम्मी पापा को छोड़कर वेदांत अंकल के साथ ही रहने लगी थी। महीने 2 महीने में वह इधर का एक चक्कर लगाती और मुझसे मिलकर चली जाती। जहां तक मैं जानती थी, मम्मी पापा में अलगाव का कारण सेक्स ही था। पापा से रवीना उम्र में बहुत ही छोटी थी। वो शादी कर किसी दूसरे शहर में चली गई थी। पापा को इस मामले में करारी मात मिली थी। इस दौरान मुझे जो भी युवक अच्छा लगा था, मैंने उसे छोड़ा नहीं था। अब तक मैं सैकड़ों पुरुषों से यौन संबंध बना चुकी थी, लेकिन उस युवक और देवगन को मैं आज तक भुला नहीं पाई थी। मेरे मन मंदिर में आज भी उनकी धुंधली तस्वीरें थी, लेकिन मैं अतीत को लेकर जीने वालों में से नहीं थी। मुझे तो हर शाम एक नया स्वाद चाहिए था। इस नए स्वाद का चस्का ही शायद मुझे पुरुष दर पुरुष भटकाता रहा। न मालूम मुझमें ऐसी क्या खूबी थी कि जिस भी पुरुष पर वह नजरें टिका देती, वह मुझे पाने के लिए मचल उठता था। यौन क्रीड़ा से भी अधिक आनंद छूने छाने या सहलाने से मुझे मिलता। इसकी वजह मेरे पूर्व आशिकों का इस कला में निपुण होना ही था। स्पर्श, फिर चुंबन, इसके बाद यौनानंद मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय बन गया था। अब तक मेरे जीवन में कुछ ऐसे पुरुष भी आ चुके थे जो बड़े उद्योगपति या देश के शीर्षस्थ नेता थे, लेकिन मैंने उनके नाम को भुनाया नहीं था, क्योंकि मैंने कभी इस दृष्टि से किसी पुरुष से संबंध बनाए ही नहीं थे। इसे कोई मेरी जिंदगी की भूल समझे या उसल। मेरी उम्र भी तो पैसे को महत्व देने वाली नहीं थी। खाने पीने या घूमने फिरने में जो पुरुष मेरे साथ होता, वो खर्च करता ही था। मैं उसको निचोड़ना अच्छी बात नहीं समझती थी। समय यूं ही धीरे धीरे बीतता रहा। उन्हें देखा, तुम मर्द हो या हिजड़े? मैं तो पूरे होशो हवास में तुम्हारी बाहों में आने के लिए तैयार थी। फिर तुमने मुझे बेहोशी की दवा धोखे से क्यों पिलाई? क्योंकि मैं उत्तेजित नहीं हो पाता हूँ और मुझे ये बर्दाश्त नहीं कि कोई स्त्री मुझे नामर्द कहकर मेरा मजाक उड़ाए। मैंने तुम्हें बेहोश कर अप्राकृतिक तरीके से तुम्हारे साथ सहवास किया है। वो बड़ी ही बेशर्मी से ये कहकर मुस्करा पड़े। मैं खा जाने वाली निगाहों से उन्हें देखती हुई उठ खड़ी हुई। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम एक कसाई से कम नहीं हो। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। तभी वो तेजी से आगे बढ़े और मुझे धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया। मैं तुम्हें इस काबिल छोड़ूंगा, तब न मेरा खून पियोगी। मैं तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दूंगा। मुझे हिजरा एक स्त्री नहीं बनाया है, तो तुम उसका बदला मुझसे क्यों ले रहे हो? मैं डर के मारे कांप उठी, क्योंकि तुम भी तो एक स्त्री ही हो। मुझे हर स्त्री में वही नजर आती है। मैं तुम्हें बेहोश कर करके मार डालूंगा। तुमसे पहले मैं कॉलेज की 2 लड़कियों को ऐसे ही मार चुका हूँ। ये कहकर मनोहर सर पागलों की तरह अपना सिर खुजलाने लगे और अचानक ही मुझे गुदगुदाने लगे। मैं हंसते हंसते बेहोश हो गई। मैं एक ऐसे यौन रोगी के चक्कर में आ गई थी, जो दिमागी रूप से बिल्कुल पागल था। जब पागलपन का दौरा उसे पड़ता तो वह कुछ भी नहीं देखता था। मैं हैरान थी, ये कैसा आदमी है जो रात में शैतान बन जाता है और दिन में कॉलेज में जाकर बच्चों को पढ़ाता है। उस समय तो वह एक संवेदनशील इंसान लगता है। इस तरह 2 हफ्ते बीत गए। मैं उसके पागलपन से काफी परेशान रहने लगी थी। उस हैवान ने मेरे यौनांगों को दांत से काट काट कर घायल कर दिया था। मेरे होठों से तो हमेशा ही खून रिसता रहता था। उसकी हरकतें किसी जानवर से भी बदतर थीं। एक रात प्रोफेसर मनोहर देर से घर वापस आए, तो मैं झट से बिस्तर से उठ बैठी। वह मुझे कमरे में बंद करके कॉलेज जाते थे।
कुंडी खोलने की आवाज जैसे ही मुझे सुनाई दी, मैं बाथरूम में चली आई और कुंडी खोलकर चुपचाप बैठ गई। अंदर घुसते ही वो सबसे पहले मेरे बिस्तर के पास आए। जब मैं वहां नजर न आई, तो वो पलंग के नीचे झुककर देखने लगे। मैं बाथरूम के रोशनदान से उचककर सब देख रही थी। फिर वो गुस्से से गुर्राए, कहाँ चली गई? मेरे सामने आ जाओ, वरना बिस्तर को आग लगा दूंगा। ये कहकर वो दूसरे, तीसरे, चौथे फिर पांचवें कमरे में एक एक कर गए। जब मैं कहीं नजर न आई, तो वो थक हार कर शराब पीने लगे। तभी उनके दिमाग में जाने क्या सूझा। वो बड़बड़ाए, लगता है बेवकूफ बाथरूम में छुपी है। ये कहते बाथरूम के दरवाजे को आकर पीटने लगे। बाहर निकल आओ, नहीं तो दरवाजा तोड़ दूंगा। बाथरूम का दरवाजा काफी मजबूत था। मुझे पता था, जल्दी टेगा नहीं। मैं चुपचाप बैठी रही। अब उन्होंने पैर से धक्का मारना शुरू कर दिया, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। वह अब काफी बौखला गए थे। मैंने सोचा, अगर आज उनके हाथ आ गई, तो वह मुझे जिंदा ही चबा जाएंगे। फिर वह सोफे पर आकर बैठ गए और शराब पीने लगे। मैंने बाथरूम में नजर दौड़ाई, तो मुझे एक कपड़ा साफ करने वाला लकड़ी का चौड़ा डंडा दिखाई दिया। मैंने उसे हाथ में ले लिया। वह अब काफी नशे में थे। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और दबे पांव उनकी पीठ की ओर बढ़ गई। वह मुझे देख नहीं रहे थे। मेरी जान पर बनाई थी। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार थी। उनके नजदीक पहुंचते ही मैंने एक जोरदार वार उनकी पीठ पर कर दिया। तभी दर्द के मारे चीख पड़े और पीछे मुड़कर भेड़िए की तरह मेरी तरफ लपके। लेकिन मैं हाथ नहीं आई और तेज कदमों से दरवाजे की ओर भागती चली गई। वह नशे में भी थे और घायल भी हो चुके थे। दौड़ने में मेरा मुकाबला नहीं कर सके। मैंने दरवाजे के बाहर आते ही बड़ी तेजी से फाटक बंद किए और कुंडी लगा दी। वह दरवाजा पीटते और चीखते रहे, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जान बची लाखों पाए। उस समय यहीं कोई रात के 3 बज रहे थे। सुबह जल्दी काम पर जाने वाले बिस्तर से उठ गए थे। पास के मकानों से बोलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं तेज तेज कदमों से चलकर सड़क पर आ गई। मेरी मनःस्थिति बहुत ही खराब थी। मेरी सोचने की शक्ति भी अब क्षीण हो गई थी। मैं पहले वाली काजोल थी ही नहीं। इन कुछ हफ्तों में ही मेरा पूरा जिस्म ही बदल गया था। मैं दुविधापूर्ण स्थिति में जाने कब तक खड़ी रही। फिर कुछ सोचते हुए आगे बढ़ गई।